हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इंटेंसिव की टीम आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आई है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2024 का BLLB का इंटेंस हो चुका है। तो जो बच्चे अब 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें यह सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पेपर का लेवल और कंपटीशन को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू करना बेहतर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंटेंसिव की टीम न्यू बैच स्टार्ट करने वाली है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये यूट्यूब पर ही आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। अब एक सवाल आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि इस बैच में हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को CUET, AMU, JMI का BLLB का सिलेबस एक बार बता दूं, डिस्कस कर दूं। उसके बाद फिर आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या हम लोग इस बैच में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी एक तरह से आपका क्या कह सकते हैं उसे स्टार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CUET का सिलेबस देखिए आप लोग। ये लीगल स्टडीज़ का सिलेबस है CUET का। ठीक है, इसमें क्या है, ये डिफरेंट मल्टीपल यूनिट्स में ये डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहला जुडिशरी का, फिर टॉपिक्स ऑफ लॉज। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जुडिशरी में क्या है, तो स्ट्रक्चर देखेंगे जुडिशरी का, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे क्या है जुडिशरी के प्रोविजंस वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन है, कौन से आर्टिकल है वगैरह, रोल्स, इम्पार्शियलिटी, सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, ये सारी चीज़ें हम लोग जुडिशरी में देखेंगे। ये लीगल स्टडीज़ में आ रहा है आपके। फिर टॉपिक्स ऑफ लॉज में क्या है, तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज। ये तीन तो आपको JMI में भी आते हैं। ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये CUET के लिए, तो ये सारे कॉमन ही है। फिर आता है आपका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ADR के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ATA के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ADR क्या है, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत, लोकपाल, ये सब देखेंगे। ये आपका जो पूछा जाता है CUET के सिलेबस में। फिर आता है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अब ह्यूमन राइट्स में क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, कौन सा प्रोविज़न है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिक फंडामेंटल राइट हो गए आपके, DPSP हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और भी अदर राइट्स हैं आपके, लीगल राइट्स। तो ये सब ह्यूमन राइट्स जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि इंडियन लॉज से रिलेटेड हो। ठीक है, कंप्लेंट मैकेनिज़्म ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, अब यहाँ किस तरह से होता है कंप्लेंट वगैरह, तो ये सब देखेंगे। फिर आपको लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। अब लीगल प्रोफेशन में क्या, इंट्रोडक्शन किन चीज़ों का, द एडवोकेट्स एक्ट 1961, बेसिकली इसका ही पढ़ना है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ ग्रेजुएट, लीगल एजुकेशन, लीगल प्रोफेशन, वोमेन एंड लीगल पैशन इन इंडिया। ये सब पूछे जाते हैं CUET के BLLB का सिलेबस। लीगल सर्विसेज, अब लीगल सर्विसेज में क्या पूछा जाएगा, लीगल बैकग्राउंड, किन चीज़ों का, फ्री लीगल एड, जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है पुअर पर्सन को या फिर एक्यूज को, जो कि क्या कह सकते हो उसे, ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते हों लॉयर, तो उनके लिए फ्री लीगल एड कोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्योंकि ऑर्डी अल्टम पार्टम जो है नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल, तो उसमें क्या है कि बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, दोनों की बातें सुननी चाहिए। तो जब तक लॉयर नहीं होगा तो प्रेजेंट कौन करेगा केस, तो उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको एविडेंस में भी इंडिजेंट पर्सन होने के बाद आपको फिर फ्री लीगल एड वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्रिमिनल लॉज में फ्री लीगल एड बाय स्टेट, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नालसा रेगुलेशन देखेंगे हम लोग, नालसा रेगुलेशन 2010। फिर क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विस, यही क्राइटेरिया किनको मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया है, मतलब आप क्या मिनिमम नीड है, एक क्राइटेरिया फिक्स है कि हाँ इन पर्सन को मिल सकता है लीगल एड, फ्री लीगल एड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। लोक अदालत के बारे में देखेंगे। फिर लीगल एड इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट के कंटेक्स्ट में लीगल एड ये पूछा जाता है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में क्या चीज़ आती है, इंटरनेशनल लॉ। वैसे तो
एंट्रेंस के बाद, एडमिशन के बाद आपको इंटरनेशनल लॉ पूरा एक चैप्टर है, सेमेस्टर में आएगा, आपको पूरा पढ़ना है। बट यहाँ पे बेसिक्स पढ़ना है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसके कहाँ से आया, ये सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज़, कस्टम्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजंस, ICJ का डिसीजन, ये सब मिल करके इंटरनेशनल लॉ बनाता है। फिर क्या है, कौन को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं वो देखेंगे। कस्टम है तो वैलिड कस्टम क्या होता है वो देखेंगे। कुछ रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि हर कोई कस्टम जो है वैलिड हो जाएगा, उसे लीगली उसे क्या कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्राइटेरिया है, एक मेंशन है कि हाँ ये जो क्राइटेरिया ये अगर फुलफ़िल हो रहा है तो वो फिर कस्टम बाद में इन्फोर्स होगा। फिर आता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इनसे कुछ सवाल आते हैं। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, इस यहाँ से भी सवाल आएंगे आपको। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल, ये पूछा जाएगा। इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिया, इंटरनेशनल लॉ और इंडिया का क्या रिलेशन है, मीन्स इंडिया के लॉज किस तरह से इंटरनेशनल लॉ से अफेक्ट हो रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल लॉ का किस हद तक इंडिया जो है इंटरनेशनल लॉ से डिफरेंट लॉज अडॉप्ट कर रही है। ठीक है। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में देखेंगे, ICJ का, ICC का, अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म, ये सब पूछा जाएगा। फिर आते हैं लीगल मैगज़ीन। अब लीगल मैगज़ीन क्या है, लीगल मैगज़ीन CUET ने तो डिफ़ाइन कर दिया है कुछ आपके सिलेबस में, उनका जो ऑफिशियल सिलेबस ये समझिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो उन्होंने पार्टिकुलर कुछ क्या कह सकते लीगल मैगज़ीन डिफ़ाइन फिक्स कर दिए हैं। बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि उनमें से ही आए, उससे एक्स्ट्रा भी आता है। तो बेसिकली ये जो है सिलेबस का है। फॉर एग्जांपल एक्टस नॉन फेसिट्रियम, एड वलेरम, एमिकस क्यूरी, ऑडियल्टम पार्टम, बोथ पार्टी शुड बी हर्ड, और भी बोनाफाइड, बोना वैकेंसी, लीगल मैगज़ीन, लीगल फ्रेजेस, तो ये सारे पूछ जाएंगे। ये पूरा आपका डोली इनकेपेक्स, ये सब लीगल मैगज़ीन आपके CUET के सिलेबस में उन्होंने डिफ़ाइन किया वो है। इसके अलावा भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे हम लोग। अब एक बात ध्यान रखना है, नोट क्या है कि देयर विल बी एक तो क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या 50 क्वेश्चन होंगे जो कि लीगल स्टडीज़ से होंगे। उनमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे लीगल स्टडीज़ से CUET के। उनमें से आपको कितना 40 ही अटैम्प्ट करना है। ठीक है, 10 छोड़ना है। अब जो भी आपको वो आपके हिसाब से पेपर 1 था वो। अब पेपर 2 आता है जनरल टेस्ट का। अब जनरल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ भी देखिएगा नीचे। जनरल टेस्ट में क्या है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, इनमें भी 50 ही करना है, 10 यहाँ पे भी छोड़ना है। तो टोटल 60, उनमें से 50 आपको अटेम्प्ट करना है। अब इसमें जनरल टेस्ट में क्या चीज़ें आएंगी, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर आ जाता है आपको। तो करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज, सभी ये क्या कर सकते, सभी तरह के इंट्रेंस एग्जाम में, सभी BLLB इंट्रेंस में ये पूछा जाता है लगभग। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएगा। रीजनिंग, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये सब आपको जनरल टेस्ट में आ गया। जनरल टेस्ट में बेसिकली जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 कंप्लीट करके पेपर 3 हुआ, पेपर 2। फिर आता है आपको लैंग्वेज का पेपर। अब लैंग्वेज तो बेसिकली हिंदी और बहुत सारे लैंग्वेज आपको प्रोवाइड किए हैं। तो बच्चे ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। तो इंग्लिश के लिए या फिर एक कॉमन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है, जो कि 350 वर्ड्स। पैसेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पैसेज पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, आपको उसका जवाब देना है, ऑब्जेक्टिव ये। फिर वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड आपको चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से 20 में से एक वर्ड हटा दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हो। तो वहाँ पे फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, हाँ इसमें ही आ गया पूरा वोकैबुलरी में। तो ये देखेंगे हम लोग आगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें वोकैबुलरी में, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ भी क्या है, 50 क्वेश्चन है टोटल, उनमें से 40 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हुए, 50 + 40 + 40। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह से होते हैं तो वो हो जाएंगे आपके। ये आपका CUET का सिलेबस था। अब आते हैं हम लोग AMU के सिलेबस में। ठीक है, AMU का ये प्रोस्पेक्टस है 2024 का, ये प्रोस्पेक्टस। AMU, जो लोग AMU में BLL में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। अभी इसी साल नोटिस में आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या है कि AMU ने सेल्फ फाइनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया, कुछ सीट इंक्रीज़ हुए हैं। BLLB में टोटल कितने हैं, 120 मेन कैंपस के लिए अलीगढ़, 60 मल्लापुरम के लिए 60,
यहाँ क्या कहते हैं आपको मुर्शिदाबाद के लिए। अब इनमें से ऐड हो गया है 24 सीट आपको आएंगे फिर सेल्फ फाइनेंस से मेन कैंपस के लिए, 12 सीट सेल्फ फाइनेंस से मेन कैंपस मल्लापुरम के लिए, फिर 12 सीट मुर्शिदाबाद के लिए। तो टोटल 48 सीट इंक्रीज़ हुए हैं। अब फीस वगैरह तो डिफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ तो ये जो सीट है ये रेगुलर कोर्सेज, तो यहाँ तो फीस स्ट्रक्चर कम ही रहेगा, फ़ी कम रहेगा, बट सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस ज़्यादा रहता है। फ़ी स्ट्रक्चर वो जल्दी नोटिफाई कराएंगे। बहरहाल तो टोटल कितने हैं, पहले कितना था 120 सीट मेन कैंपस में, अब कितना हो गया है 120 + 24। 120 ये रेगुलर में है, जो कि जिस तरह से JMI में होता है। JMI में भी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस, रेगुलर में 60 सीट और सेल्फ फाइनेंस में 60 सीट, बट वहाँ भी क्या कहता है आपको फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी जो है दोनों के लिए डिफ़र करता है। यहाँ भी वही होगा, तो 24 सीट यहाँ, 12 यहाँ एंड 12 यहाँ। ठीक है, तो ये एक तरह से अच्छी बात है, अच्छी खबर है, एडमिशन ज़्यादा होंगे। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट वगैरह आपको पता है, 50% मार्क होने चाहिए 12th में। ठीक है, कैंडिडेट ठीक है, कोर्सेज वगैरह। अब एडमिशन टेस्ट होता है ऑफलाइन टेस्ट होता है कैंपस आकर के, डिफरेंट आपको सेंटर, इस बार 4 जगह सेंटर थे आपके, अलीगढ़, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, न्यू दिल्ली, कोझिकोडे में। नेक्स्ट ईयर देखिए कहाँ होता है। उसके बाद अब क्या इनका सिलेबस क्या है, पूछते क्या है, टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, उनमें से सिलेबस आपको ये हो गया इंग्लिश, ये सिलेबस हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये आपका नोटिस है, ये अभी कब का, 20 जून का, 20 जून इसी महीने का आपको नोटिस है, 20 तारीख का। इसमें क्या है, अप्रूव हो गया, वाइस चांसलर ने अप्रूव कर दिया, हैज़ अप्रूव द सीट्स एज पर एनेक्सर 1। इसमें क्या है कि सेल्फ फाइनेंस के लिए जो है सीट अप्रूव हो गए हैं, जो मैंने बताया। तो टोटल कितने, BLLB में आपको 120 240 + 48। ठीक है, तो टोटल कितने सीट हो गए आपको, 288 सीट है। 120 + 24 मेन कैंपस के लिए, 60 + 12 मल्लापुरम के लिए, 60 + 12 मुर्शिदाबाद के लिए। तो ये आपके टोटल सीट हो गए, इंक्रीज़ हुआ है ये। अब इसके नीचे ही यहाँ पे मेंशन है फ़ी स्ट्रक्चर, वो क्या कहते हैं उसे, फ़ी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, बट 1 मिनट जी। तो ये आपको हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये AMU का सिलेबस, फैकल्टी ऑफ लॉ AMU क्या पूछता है, ये तो आपको पता ही है। वहाँ पे टोटल क्या है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 100 के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता। पहले क्या होता था, 75 ऑब्जेक्टिव होता था, 25 ये होता था क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड। बट अभी क्या है, टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, उनमें से 40 मार्क्स आपको इंग्लिश का, 40 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, जो कि 40 करेंट अफेयर और जनरल नॉलेज मिला करके फिर 40 मार्क्स, 80 हो गया। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्या पूछा जाता है इंग्लिश में, कौन से क्या कहते हैं उसे सब टॉपिक से, वो हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आता है, ये देख लीजिए आप लोग क्या पूछा गया है, मतलब मीन्स कौन से ईयर में कितने सवाल आए हैं। तो इस 2024 में पॉलिटी से कमी को वेटेज था, GS का वेटेज अच्छा खासा रहता है, GS और इंग्लिश का वेटेज AMU में हमेशा से अच्छा खासा रहता है, GS इंग्लिश। ठीक है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस GK, फिर इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है। देखिए हर साल 40 to 45 to 50 आसपास वेटेज आता है। तो इंग्लिश अगर आपका बेहतर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेहतर है और GS बेहतर है, तो सिलेक्शन कंफर्म है मेन कैंपस या फिर जो भी। तो 2024 में आपको GS 32, लीगल एप्टीट्यूड कम आते हैं यहाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 के 20 आए हैं। अब इंग्लिश में 42, फिर 2023 में लास्ट ईयर 24, GS कम आया 8, करंट अफेयर 6 आए। करंट अफेयर आते हैं, कम आते हैं, कभी कभी 6, 5, 4 इस तरह से जाते हैं, देख लीजिए वेटेज 2, 4 तो आते हैं, हल्के फुल्के आते हैं करंट अफेयर। फिर लीगल एप्टीट्यूड भी हल्के फुल्के हैं, 3, 4, 5 इस तरह से ही है, 3 कभी आया भी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज ठीक ठाक रहता है, 20, 12, 11 मतलब 10 to 20 के अराउंड रहता है, कभी 11, 12, 17। 2019 में देखिए 17 क्वेश्चन आए थे, टोटल 17। इंग्लिश का तो हमेशा से वेटेज, इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है ही AMU के लिए। और बेसिकली एक बुक आती है SP बख्शी की,
तो उसको आप कवर करिए अच्छे से, तो ज़्यादातर जैसे आपको परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम में। इंग्लिश सेक्शन में 42 2023 में 47, 22 में 42, 21 में 44, तो वेटेज अच्छा खासा है इंग्लिश का। मीन्स 2 ही है, इंग्लिश और जीएस, जो कि आपको। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका स्कोरिंग कह सकते हैं, स्कोरिंग है, क्योंकि ये क्या है, आप कुछ हार्ड नहीं पूछा जाता, बेसिक ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग और मैथ से बेसिक रहता है, ऐसा नहीं कि बच्चे जो जिनका मैथ बैकग्राउंड रहेगा वो तो कर ही लेंगे, जिनका नहीं भी है वो भी मिनिमम 1 मंथ की लगता है तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से देखना है कौन से सेक्शन से कितने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया JMI, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। JMI का ये इसी साल का 2024 का प्रोस्पेक्टस है। सिलेबस B26 ऑनर एंड सेल्फ फाइनेंस, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस से मैंने बताया था पहले भी, पहले MU में नहीं था, अब इस साल से MU में इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको यहाँ क्या है 60 टोटल 120 सीट्स। फी स्ट्रक्चर डिफर करता है, रेगुलर में 50,000 पर ईयर, और सेल्फ फाइनेंस में 50,000 पर ईयर, यहाँ पे 15,000 पर ईयर, तो अच्छा खासा डिफरेंस है 120 सीट से। अब देखिए MU का क्या होता है। अब इस सिलेबस देख लीजिए आप। JMI में BLLB के लिए क्या पूछा जाता है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150। MU का तो 100 होता है। 150 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, अगर गलत करते हैं तो 0.25 माइनस हो जाएगा। सिलेबस क्या है आपको, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश आपको 30 मार्क्स। फिर करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा जाता है 30 मार्क्स का। लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको लीगल एप्टीट्यूड में जो भी लीगल टर्म्स वगैरह हैं, फिर आपको ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल के क्वेश्चन, प्रिंसिपल फैक्ट, फिर जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स के होते हैं। GS, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स। तो ये आपको ये ओवरऑल एक सिलेबस है। अब इसके सब टॉपिक्स हम देखेंगे आगे। पहले ये देख लीजिए कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन आया है। तो इस साल 2024 में स्टैटिक जीके से 25 क्वेश्चन आए JMI में। करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा था 52। करंट अफेयर का वेटेज देखिए, यहाँ करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है। करंट अफेयर इंग्लिश यहाँ मीन्स सभी पोर्शन का वेटेज अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि किसी को भी क्या कहते हैं इग्नोर किया गया है। सभी का वेटेज इक्वल ही है। इक्वल नहीं मीन्स ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ करके चल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड देखिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या है, 2024 में भी 10 आए, मीन्स लास्ट ईयर भी 10 क्वेश्चन, 22 में 10, 21 10, 20 10, 19 10, 18 10। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी, 10 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही, 10 11 12 जो भी हो बढ़ता हो। तो ये आपको कंफर्म रखना है। इसमें 10 में 10 आपको स्कोर करना है, 11 हुए तो 11 में 11 स्कोर करना है। इंग्लिश 32 आ रहे हैं दिस ईयर। लास्ट ईयर 29 क्वेश्चन, फिर 22 में 30 क्वेश्चन, 21 में 24 क्वेश्चन, 20 में 30 क्वेश्चन, 19 में 30, 18 में 23। लीगल एप्टीट्यूड देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ। लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, इंग्लिश, ये 3 तो आपको करना ही है। लीगल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन दिस ईयर, लास्ट ईयर 44, 22 में 41, 21 में 43, 20 में 37, 19 में 36, 18 में 57। तो वेटेज ऐसा नहीं है, कभी कभी कम होता है, 30 का राउंड तो रहता ही है, 30 और 40 तो है ही लगभग टाइम। करंट अफेयर दिस ईयर 52, ठीक है। लास्ट ईयर 47, 42, 36, 27, 37, 37। तो करंट अफेयर का भी वेटेज ठीक ठाक है। स्ट्रैटेजिक के मॉडरेट है, 20, 27, 32, 42 टू 2020 में 42 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के सही थे, फिर 32, 29। तो ये आपके JMI का अभी तक का जो PYQs में से एक है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस तो है 40 बट वो थोड़ा आगे पीछे होता है कि 40 अगर डिफाइन है तो 41 आ गए, 45 आ गए, कभी 35 आ जाते हैं। तो बहरहाल ये क्या कह सकते हो उसे, एक कंप्लीट निचोड़ है इसका कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आइए हम लोग रीस्टार्ट बैच के बारे में बात करते हैं, जो कि इंटेंसिव आपको प्रोवाइड करा रहा है। इंटेंसिव की टीम आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलेगा आपको कहाँ पे, यूट्यूब पे ही वीडियो आपको अपलोड होंगे रेगुलर। तो रीस्टार्ट बैच में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, अब इस पर बात कर लेते हैं। ये बेसिकली CUET, JMI, AMU, BLLB एंट्रेंस के लिए 2025 को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग क्या प्रोवाइड कराएंगे, हमारा एक हमने जो भी अभी तक सिलेबस हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ के, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ कवर हो गए, तो उन सिलेबस को मिला करके एक कंबाइंड सिलेबस इंटेंसिव ने तैयार किया, जो कि आपको प्रोवाइड कराएगा। वो लगभग सभी इंट्रेंस में काम आएगा अगर ये आप कवर कर लें तो। वक्त है आपके पास, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आइए लीगल का देखते हैं, लीगल का सिलेबस क्या क्या है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पूछा जाता है लीगल से, बेसिक आपको बताया जाएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, फिर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, ये सब मैंने बताया। ये सारी चीज़ें आपको लीगल में प्रोवाइड कराएगी इंटेंसिव की टीम। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपको नेक्स्ट लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। लीगल प्रोफेशन में इंट्रोडक्शन देखेंगे, एडवोकेट्स एक्ट का इंट्रोडक्शन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स आफ्टर 5 ईयर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारे लीगल एजुकेशन इन इंडिया, ये सब आपको बताया जाएगा। वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये सब आपको किस में आ रहे हैं, लीगल सेक्शन में, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल लॉज, तो पहले ही बताया मैंने इंटरनेशनल लॉज। इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है, सोर्स देखेंगे, फिर आपको इंटरनेशनल कस्टमरी लॉज देखेंगे, म्यूनसिपल लॉज, इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया, ICJ के बारे में पढ़ेंगे, ICC, अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म, ये सब देखना है हमें। फिर आता है फैमिली लॉ, ये बेसिकली JMI में और अदर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बेसिक्स ही पूछे जाते हैं फैमिली लॉज। बेसिक कह सकते हैं मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा कुछ डीप नहीं आता है और ज़्यादा भी इतना एकदम ही बेसिक नहीं आएगा, बट एक लेवल का आता है कि हाँ इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए एंट्रेंस से पहले। तो ये आपको बताया जाएगा फैमिली लॉज में, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है। फिर लैंडमार्क जजमेंट्स, अभी तक जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी लैंडमार्क जजमेंट दी है, जो कि अभी तक यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो एज अ प्रेसिडेंट जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो भी जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर लीगल मैगजीम्स एंड फ्रेजेस, अब क्या था CUET में तो डिफ़ाइन कर दिया है कुछ पार्टिकुलर लीगल मैगजीम, बट ऐसा नहीं है, उससे बाहर भी आते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ में, और CUET का भी अगर आप एंट्रेंस दीजिएगा तो कई बार बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अराउंड जो भी एक्सपेक्टेड लीगल मैगजीम और फ्रेजेस है 100 और 150 आपको बताए जाएंगे, प्रोवाइड कराएगी इंटेंसिव की टीम आप लोगों को। अब आता है ये आपका लीगल स्टडीज़ का पूरा सिलेबस हुआ। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। इंग्लिश तो कहीं भी लिखा रहेगा तो इंग्लिश, आपको इंग्लिश, अब इंग्लिश में कौन कौन से सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन होते हैं जो कि पूछे नहीं जाते, बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में पहले वोकेबलरी देख लेते हैं। वोकेबलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये पूछे जाएंगे, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारी टीम। फिर ग्रामर में आइए। अब ग्रामर में आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगभग आ ही गया सब कुछ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बताएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स पढ़ेंगे, कहाँ का यूज़, क्या के यूजेज हैं, टेंस देखेंगे। नरेशन वॉइस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टैग, नरेशन वॉइस तो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स, स्पॉटिंग एरर आपको ये कह सकते हैं, आपका स्पॉटिंग एरर लगभग ग्रामर का सारा पोर्शन कवर कर लेता है। क्या ही मीन्स आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या 2-3 लाइन का सेंटेंस है, उसमें अब कहाँ पे एरर है, किस तरह का एरर है, प्रीपोजिशन से एरर है, नाउन से एरर है, टेंस से एरर है, कहीं पे वर्ब रॉन्ग वर्ब फॉर्म यूज़ हो गया है, तो स्पॉटिंग एरर सभी पूरे ग्रामर को ही कवर कर लेता है लगभग, ठीक है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वाला जो मैंने बताया। रीअरेंजिंग द पार्ट्स, अब आपको एक सेंटेंस को अलग अलग तोड़ करके दे दिया जाएगा, आप उसको अरेंज करना है सही ऑर्डर में, तो ये पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी एक तरह से आपको स्पॉटिंग एरर की तरह ही है, इसमें भी क्या ही करंट अफेयर से भी आपको ग्रामर से भी आ जाएंगे और फिर वोकेबलरी से भी कुछ भी पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको। फिर आता है स्टैटिक जीके का। अब स्टैटिक जीके अच्छा बड़ा बड़ा पोर्शन है, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से,
और ये कोई डिफ़ाइन सिलेबस नहीं है, बट हमारी टीम ने कोशिश की है डिफ़ाइन करने की। आपको ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट ये सब पूछे जाते हैं। कुछ सम कंट्रीज़ के जो पार्लियामेंट्स के नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के पार्लियामेंट का नेम क्या है, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, इसे संसद कहा जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश में संसद ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अदर कंट्रीज़ के पूछे जाएंगे। फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आते हैं एंड देयर हेडक्वार्टर, जो वर्ल्ड में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके हेड कौन है, अभी रिसेंट अगर कोई न्यूज़ में हो ऑर्गेनाइजेशन तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का हमेशा साथ चलता है। अगर करंट अफेयर में कोई भी चीज़ें ऐसी आपको न्यूज़ में है करंट में, तो वो तो करंट वाला आपको पढ़ना ही है, साथ साथ उसका स्टैटिक पार्ट भी आपको पढ़ना है कि उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, पहले हेड कौन थे, वगैरह वगैरह। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे, हेडक्वार्टर। फिर इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स इंडिया और वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से किन के नाम पर है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। फिर नेशनल एनिमल्स ऑफ सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के नेशनल एनिमल्स के बारे में आप देखिएगा। फेमस निक नेम्स ऑफ एमिनेंट पर्सन, फेमस जो पर्सन है उनके निक नेम्स क्या हैं, किसने दिया है ये निक नेम वगैरह, ये सब देखेंगे। एब्रीविएशंस पढ़ेंगे। प्लेसेस एसोसिएटेड विद एमिनेंट पर्सन, कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सन अब नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, 8 नंबर अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में क्या क्या अब इसे सब डिवाइड किया गया है। नेशनल एंड पद्मा अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, गैलेंट्री अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय जनपीठ अवार्ड, फिर यूनेस्को कलिंगा प्राइज़, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ किसको मिला है, पहली बार किसको मिला था, गांधी पीस प्राइज़। अब किस, और ये भी पूछा जाता है किस क्या कर सकते हैं, पीस सेक्शन में मिलता है, किस कैटेगरी में मिलता है ये। रमन मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न वगैरह सब आ जाएगा इसमें। नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़, पुलित्ज़र प्राइज़। नोबेल प्राइज़ के बारे में जो भी डिफरेंट क्या कह सकते हैं उसे सेक्शन में मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब पूछें आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। पहला किसको मिला था, किन के नाम पर है, क्या है, सारी चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था लास्ट ईयर, पहली बार किन्हें मिला था, कब से स्टार्ट हुआ, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखते कंट्रीज़ विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कंट्रीज़ जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके समुद्र से उनका क्या कह सकते कितना वो टच है, मीन्स कितने लॉन्ग कोस्ट लाइन है उनके लॉन्गेस्ट, वो तो पूछे जाते हैं लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट। फिर नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ गेम, CWG कॉमनवेल्थ से पूछा जाता है क्वेश्चन। पैरालंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। ओलंपिक गेम्स क्या हैं, एशियन गेम्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन सम पॉपुलर स्पोर्ट्स, अब पॉपुलर स्पोर्ट क्या हुआ, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो कितने रिक्वायरमेंट है, कितना वो क्राइटेरिया है, कितने नंबर के कितने प्लेयर्स हो सकते हैं, वो सब देखेंगे। कप्स एंड ट्रॉफीज़ इन डिफरेंट स्पोर्ट, अब कौन से कप, एक कप का नाम दे दिया जाएगा, ये ट्रॉफीज़ अब किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट में दिया जाता है, ये कप किस स्पोर्ट में दिया जाता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इंडिया में ही कई सारे कप्स हैं, तो अब कौन से कप्स किस स्पोर्ट में दिया जाता है, ये इंडिया में, फिर वर्ल्ड में, तो सब पढ़ना है हमें। अब आता है एशियन गेम्स, ठीक है। निक नेम्स ऑफ एमिनेंट प्लेयर जो हैं अब उनको उनके निक नेम, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इनके निक नेम्स बोले जाते हैं, क्या है इनका निक नेम, क्या ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा। एमिनेंट स्पोर्ट पर्सन, इंडिया में पूछा जाएगा, किसी पर्सन का नाम दे दिया जाएगा, फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सा खेल ये खेलते थे, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स, उनके नेम, करंट भी और स्टैटिक भी, ठीक है। अब इसमें एक आपको फॉर एग्जांपल किसी एक राइटर ने करंट में अभी कोई बुक लिखा, तो करंट का तो आपको याद रखना, उसी राइटर का स्टैटिक भी जो कुछ फेमस वर्क है वो ध्यान रखना है, वो इस तरह से रिलेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ इन इंडिया, इंपॉर्टेंट कमीशंस इन इंडिया, ये सब देखें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, क्या उनका इस्टेब्लिशमेंट है। सम ग्रेट वर्क्स ऑफ फेमस पर्सन के कुछ ग्रेट वर्क्स, उनके क्या कहते हैं इन्वेंशन वगैरह देखेंगे। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मेजर आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया, आर्ट फॉर्म्स इंडिया में वो सब देखेंगे मेजर। स्टेट्स एंड देयर फोक डांसेस, कौन से स्टेट में कौन से फोक डांस होता है, ये सब।
फिर आता है इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस एंड आर्टिस्ट, इंडियाज़ नेशनल पार्क्स, जो अदर नेशनल पार्क्स हैं कौन से स्टेट में है, नाम क्या है उनका, ये सब देखना है। फेमस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो पूछा ही जाता है हर साल लगभग, और ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इन इंडिया, इंडिया में जो कि टूरिस्ट स्पॉट है कौन कौन से हैं वो देखना है, किस स्टेट में है वो ध्यान रखना है। डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये देखना है। डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ, ये देखना है। न्यूक्लियर स्पेस रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, ये आपको बताया जाएगा। हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर इन इंडिया। फाउंडेशन डे ऑफ सम स्टेट, कुछ स्टेट से उनके फाउंडेशन डे कब वो फाउंड किए, डेट आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशंस एंड देयर ऑर्गन्स, यूएन के बारे में पढ़ेंगे। यूएन के बारे में पूरा सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कब इस्टेब्लिश हुआ, इससे पहले क्या था, अब क्या है, कब यूएन इस्टेब्लिश हुआ, हेड कौन है इसके, कितने ऑर्गन्स हैं, सारी चीज़ें, सभी ऑर्गन्स के हेड वगैरह सब कुछ देखना है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको यूनाइटेड नेशन यूएनओ के बारे में, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। एक बात और, आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, ठीक है। एब्रीविएशन में आ जाता है ये सब। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें आपको अगर फुल फॉर्म नहीं है तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते थे। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब देखेंगे हम लोग। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, फिर यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म ये UN, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म। फिर SAARC के बारे में पढ़ेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये क्या फुल फॉर्म ज़रूरी ध्यान रखिएगा। और एक बात और, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो ये भी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक डेवलपमेंट। ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स में कौन कौन ऐड हुए, कब कौन लास्ट ऐड हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर आता है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड वाइड फोरम फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब ये क्या है, थोड़ा मीन्स सभी ऑर्गेनाइजेशन लगभग कवर हो गए। तो अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, ठीक है। तो वक्त है, हो जाएगा। OPEC ऑर्गेनाइजेशन एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो से आता है क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल FIFA, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। अब ये देखिए FIFA का फुल फॉर्म FIFA है, ठीक है, बट यहाँ थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, अगर इसको आप तोड़िएगा तो IFAF हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, FIFA का पूछ दिया तो आप लोग FIFA खोजने लग गए, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो फुल फॉर्म इसलिए ज़रूरी है, एब्रीविएशन आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के बारे में पढ़ेंगे। ICJ कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन है, इंडिया के कितने मेंबर, कौन से जज ICJ के हेड रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO देखेंगे। फिर सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ जो है इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज़ में, कहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ नहीं है, वहाँ के भी पॉलिटिकल पार्टीज नेम वगैरह हैं वो देखेंगे। फर्स्ट इंडिया मेल, इंडिया में मेल जो फर्स्ट इंडिया कोई भी चीज़ करने वाले मेल, वो देखेंगे। फर्स्ट इंडिया फीमेल देखेंगे। फिर फर्स्ट इन वर्ल्ड देखेंगे। फर्स्ट इन इंडिया भी देखेंगे, कॉमन, मेल एंड फीमेल में कॉमन जरूर नहीं है, ये तो एक कैटेगरी डिवाइड कर दी। फर्स्ट इन इंडिया एक आता है, फर्स्ट इन इंडिया, उसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई एक काम क्योंकि पहली बार जिसने किया उनका नाम आ जाएगा। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको स्टैटिक से रिलेटेड है। इसके बाद अब आता है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके हो गया। अब आइए करंट अफेयर पे। अब करंट अफेयर में कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से आपको क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो नेशनल अफेयर्स, सबसे पहले तो इंडिया का जो नेशनल अफेयर्स है इंटरनल, वो पूछा जाएगा। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड विथ इंडिया, अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है इंडिया के से रिलेट करके वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो रहा हो अदर कंट्रीज से,
वो सारी चीज़ें, कोई भी ट्रेड डील हो रहा हो वो सब ध्यान रखना है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, ये सब करंट अफेयर में आपको कवर होगा। अपॉइंटमेंट्स एंड रिजिग्नेशंस, एक्विजिशंस एंड मर्जर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, तो ये सब आपको करंट अफेयर। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स क्या है, फॉर एग्जांपल कोई एक डेट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है ये पूछा जाएगा, डेट से रिलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। थीम्स क्या है, उस इम्पॉर्टेंट डेट का डे का थीम क्या है, थीम आपको बताना है। इंडियन स्टेट्स न्यूज़, इंडिया में जो अदर स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स में जो कुछ न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखना है। पर्सन्स इन न्यूज़, कोई पर्सन जो है न्यूज़ में क्या कर सकते उसे फेमस हैं या फिर अभी वर्क कर रहे हैं तो उनके बारे में देखना है। प्लेसेस इन न्यूज़, स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस अफेयर्स, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डील हो रहा हो इंडिया में वो हमें देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या, ये तो आप करंट अफेयर हो गया, स्ट्रेटेजी के। अब जनरल अवेयरनेस में आपको पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह सब आ जाएंगे। पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें, तो इंट्रोडक्शन एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, इंडियन जुडिशरी हम लोग लीगल में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे तो पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट तो हम लोग यहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में देखेंगे। जुडिशरी, वो तो पॉलिट जुडिशरी, या आपको स्ट्रक्चर, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, लीगल ऑफिसेस के बारे में पढ़ेंगे। कोर्ट्स कौन कौन से कोर्ट्स हैं वो सब चीज़ें देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है जुडिशरी से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ जजेस किस तरह से रिमूव होते हैं, क्या प्रोसेस है रिमूव करने का, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यूज़, कौन जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किस पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आर्टिकल 30 है हमारा। फिर आता है आपका आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है ADR के टाइप्स, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब देखेंगे। अम्बड्समैन, सब चीज़ पढ़ेंगे। फिर लीगल सर्विसेज, लीगल बैकग्राउंड, फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ में फ्री लीगल एड बाय स्टेट कौन सा कब प्रोवाइड कराएगा, ये सब देखेंगे। नालसा रेगुलेशन, लोक अदालत, लीगल एड इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें। फिर आता है आपका हिस्ट्री। अब क्या हिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, कितना डीप आप पढ़ सकते हैं वो तो आप पर है, बट उतना BLLB में एक कॉमन जो है, एक 12th के बच्चों को 12th की हिस्ट्री जो होती है उससे ही आता है। तो एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे 12th लेवल पे, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री का तो पार्ट 1 आई थिंक, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें दिल्ली सल्तनत कवर है। आप मुग़ल एम्पायर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बाकी मॉडर्न और एंसेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री, और मेडिवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंसेंट तो फिर भी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो मॉडर्न और मेडिवल इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड। अब आइए इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स वगैरह देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेशनल इनकम देखेंगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो है बेसिक ही कॉन्सेप्ट है सारे, नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमें ये तो नहीं कि ग्रेजुएशन वाला पढ़ना है इकोनॉमिक्स, बट बेसिक जो है 12th तक के बच्चों को जो ध्यान रखना है, जो कि इंटरेस्ट पूछता है आपको, बेसिक्स ही। यह बेसिक कैसे पता चला है, तो PYQ से ही पता चलता है क्या कौन से रेगुलर क्या कहते हैं उसे रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक, सब टॉपिक्स। अब आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, GNP, NDP, NNP, मार्केट प्राइस पर ये देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, किस तरह से नेशनल इनकम को मेज़र किया जाता है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। फिर मनी एंड बैंकिंग, मनी, मीनिंग, एवोल्यूशन, फंक्शन क्या है, फंक्शन। सेंट्रल बैंक देखेंगे, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक जो कि अदर बैंक को रन करता हो, सारे रूल एंड रेगुलेशन वो प्रोवाइड कराएगा। तो इंडिया का कौन है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो RBI के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। RBI वैसे तो मैंने आई थिंक इसके इकोनॉमिक्स के लगभग वीडियोज़ आपको चैनल पर अवेलेबल ही हैं, कुछ बचता है तो वो आपको फिर प्रोवाइड कराया जाएगा। कमर्शियल बैंक्स, मीनिंग, फंक्शंस। फिर 5 ईयर प्लान मैंने बताया है, इसी आपको क्या कर सकते हो उसे इसी चैनल पर। फिर आता है आपका सेंसस के बारे में पढ़ें। पहला सेंसस क्या आता है, किस बेस पर सेंसस होता है, कहाँ कहाँ
नेक्स्ट कब होने जा रहा है वगैरह वगैरह, जो भी एक एक्सपेक्टेड डेट। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग कब तक था, प्लानिंग कमीशन कब बना, नीति आयोग का काम क्या था, प्लानिंग कमीशन का क्या काम है, सारी चीज़ें। फिर से भी देखेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी अदर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे बैंकिंग कुछ टर्म्स ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बताए जाएंगे आपको। ये पूछा जाता है क्या है, ठीक है। ये आपको मनी कंट्रोल, मनी इन्फ्लेशन कंट्रोल में किस तरह से ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ये बस आते हैं एग्ज़ाम में। अब आइए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। ये आपको हैबिटेट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स, हैबिटेट क्या, प्लेसेस जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, अब कौन से ट्राइब किस एरिया में रहते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये पूछा जाएगा। मैप लाइन्स आएगा आपको। मेजर कनाल्स इन वर्ल्ड्स, मेजर जो कनाल हैं वर्ल्ड्स में वो बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ वर्ल्ड लेवल पर, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हुए हैं, कब हुए हैं, किसने किया है, कौन से एरिया में है, ये सारी चीज़ें। स्टेट एंड यूटीज़ एंड देयर कैपिटल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट के कैपिटल, यूटीज़ के कैपिटल, यूटी क्या, यूनियन टेरिटरी। फेमस डैम्स इन इंडिया, जो फेमस इंपॉर्टेंट डैम्स जो पूछे जाते हैं रेगुलर। फॉर एग्जांपल क्या कह सकते उसे, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सारी चीज़ें कौन से रिवर पर है। फिर मिनरल्स इन इंडिया, कौन से मिनरल्स किस पार्ट में मिलते हैं इंडिया में, ये सब देखेंगे हम लोग। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, कब हुआ अर्थक्वेक, कितना रिएक्टर वगैरह तो नहीं पूछता है, बट वोल्केनोज पूछे जाते हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा है वगैरह। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, ये आपका ये अर्थ है, तो हम लोग इधर रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अंदर रह रहे हैं, ठीक है। ये तो गोल होता है पूरा, गोल नहीं है, अंडाकारी। तो हम लोग ऊपर रह रहे हैं, ग्रेविटेशन की वजह से हम लोग ऐसे खड़े हैं। तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम क्या है, कितने कौन से गैलेक्सीज़ हैं, हम कौन से गैलेक्सीज़ में आते हैं, कौन से प्लैनेट है, किस प्लैनेट को किस नाम से जाना जाता है, सब कुछ देखेंगे। ओशंस ऑन अर्थ, अर्थ पे जो डिफरेंट ओशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अब क्या है, ये अर्थ हुआ, इसके ऊपर जो लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, फिर डिफरेंट लेयर, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओजोन, बहुत सारे लेयर्स हैं, वो सब देखेंगे हम लोग। अब आता है साइंस, बेसिक से पूछा था साइंस में, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है बेसिक से आते हैं, बायोलॉजी, तो बेसिक साइंस देखेंगे हम लोग। फिर बेसिक कंप्यूटर आता है, बेसिक्स ही हैं सारे, तो ये सब क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट नहीं है तो कंप्यूटर वगैरह, बट कंप्यूटर आज के वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बेसिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। अब आता है हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। इसमें क्या है, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेसिक से आते हैं, ज़्यादा बहुत ही हाई लेवल के नहीं आते हैं, नॉर्मल मीडियम पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्लड रिलेशंस, रीजनिंग, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, एज पे प्रॉब्लम्स जो है ये पूछे जाएंगे, ठीक है। आज आपका इतना साल है तो आप इस एज के हैं तो 5 साल बाद क्या एज होगा आपका, वगैरह वगैरह, या फिर रिलेट करके भी पूछा जाता है। तो ये बेसिक्स है, ध्यान रखना। ये स्कोरिंग एरिया है, स्कोर अगर 20 क्वेश्चन है, 20 में 20, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उतने में आप इतना आप कैपेबल हो जाइए कि सब के सब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें या तो करेक्ट या फिर रॉन्ग, दो ही चीज़ें हैं, यहाँ पर आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, तुक्का वगैरह। और ये क्या कह सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है। अगर आपको ऑप्शन 4 दिए, आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा था कहीं पर, वो 4 ऑप्शन को रख करके देखिए कहाँ पे आपको वो क्या कहते हैं, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं चीज़ों से, ठीक है। तो मैथ अच्छा आपका सब्जेक्ट है। स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट फ्रैक्शन और नंबर देखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज़, ये सब आपको आ जाएगा। कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जेएमआई में आते हैं रेगुलर। मिसलेनियस में पूछे जाते हैं। फिर नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सब टॉपिक्स जो कि आपको कवर करने हैं, हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे ये सारी चीज़ें। अब क्या, ये आपका लगभग समझिए कंप्लीट है। अब एक लाइन आप देख लीजिए,
अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लिटिल प्रोग्रेस, हल्का हल्का प्रोग्रेस आपको डेली करना है, ईच डे क्या होगा फिर ये लास्ट में एक बिग रिजल्ट बनेगा। अब अगर आप आज से थोड़ा थोड़ा ही तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट में एट द एंड आपको आपके जो ड्रीम है उसे अचीव करने में वक्त नहीं लगेगा, वो आपके लिए रहेगा क्योंकि आपने मेहनत किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको रीस्टार्ट बैच में प्रोवाइड कराएंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट अगर आपको अभी भी माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ भी जा कर के अपनी क्वेरीज आप क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा करंट सारी चीज़ों से रेगुलर।